दोस्तों, मैं रवि सर प्रतिज्ञा गाइड में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जिसमें अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं और क्या क्या उसके बारे में जानकारी बतलाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने बारे में कि मैंने अभी तक कुछ शिक्षण संस्थानों पे हिंदी पढ़ाया है, जो कि मैं अब अपना यूट्यूब चैनल पर आपको वही शिक्षा के बारे में बतलाऊंगा। जहां तक की बात है, मैं हिंदी के दो पार्टों के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसमें कि पहला एक होगा व्याकरण का, जो कि सभी स्टेट हो या किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम पर आपकी हिंदी आती है, चाहे वो छोटा सा एग्जाम हो या तो बड़ा एग्जाम, दोनों एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैं अपने इस व्याकरण वाले पार्ट को कंप्लीट करूंगा। दूसरा जो पार्ट होगा वो साहित्य का होगा, हिंदी साहित्य से होगा, जो नेट और जेआरएफ का जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही सहयोग भरा होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले व्याकरण की। तो व्याकरण में कौन कौन से टर्म को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजों को हम यहाँ पास देखेंगे। तो बात करते हैं वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, और वर्णमाला में उसके जस्ट आगे अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो हम बात करेंगे भाषा से रिलेट करके, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा अगर हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा आई कहाँ से, क्या उसका सोर्स था, कहाँ से आया। क्योंकि कोई भी भाषा होगी कहीं से उछाल मारकर तो आएगी नहीं, कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन होगा, फिर जाके वो कन्वर्ट होकर आई होगी। तो आपने पहले भी सुना होगा जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही बनी हुई है, या उसके पहले अगर मैं छोटा सा टर्म और लेता हूं तो भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना गया, जो कि आपकी संस्कृत से लेकर हिंदी तक जो भी विकास क्रम चला है वो भारतीय आर्य भाषा के तहत चला है। तो हम थोड़ा सा भाषा को जानेंगे, उसके बाद जो हम बात करेंगे वो वर्णमाला से। वर्णमाला के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा संधि, फिर होगा समास, फिर रस, छंद, अलंकार, काव्य। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी इसके बाद जो टर्म बचते हैं आपने देखा होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, योग, यौगिक, योग ऋण, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। वो एक दूसरा सा टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार कह दें या शब्द भेद कह दें, इसी के अंतर्गत जितने भी आपके संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, जो भी चीजें, सब चीज को हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध ये है कि आप किसी भी टॉपिक या मेरे लेक्चर को अगर पढ़ते हैं तो आप अपने आप को ये समझिएगा कि आप प्रारंभ से पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्रारंभ नहीं है आपके लिए तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बीच बीच पर मैं उन टॉपिकों को भी लेता रहूंगा, जैसे कि प्रश्न जो हम करते हैं एग्जाम में, आते तो बुक से हैं लेकिन घुमा फिरा कर थोड़ी आते हैं, तो बीच बीच में मैं एक दो प्रश्न भी करता रहूंगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को आपका जो आयोग होता है किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। जैसे अगर मैं बात कर दूं वर्णमाला की संख्या के आधार पर और पूछता हूं कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो कोई भी विद्यार्थी होगा वो आराम से किसी भी पुस्तक को पढ़कर ये बता सकता है उसकी संख्या कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कि क्या कभी आपने इस संख्या के बारे में जाना है कि क्या वर्णमाला की संख्या 45 होती है, तो उसके लिए कौन सा प्रश्न बनेगा। और अगर बोलता है कि वर्णमाला की संख्या अगर 56 है तो उसका प्रश्न कैसा होगा। तो मैं ये सब डिस्कस करूंगा कि प्रश्न अगर पूछता क्या है तो कैसे जवाब देना है। या तो अगर वर्णमाला की अगर बात की जाए तो वर्णमाला में आपको पता है कि वर्णमाला में स्वर होता है और व्यंजन होता है। मैं अगर स्वर की बात करूं तो प्रश्न आपसे पूछेगा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी बता सकते हैं कि 11 होती है। लेकिन इसके अलावा संख्या 10 भी होती है, 13 भी होती है और 16 भी होती है। तो प्रश्न अगर आपका आयोग आपका एग्जाम को थोड़ा सा ऊपर लेवल ले जाने की कोशिश करेगा तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्नों पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं, वीडियो की बात करते हैं। तो शब्द भंडार के बाद हमारे पास क्या क्या टॉपिक रहते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश उप निरीक्षक एग्जाम या मध्य प्रदेश लोक सेवा एग्जाम या अन्य स्टेट की हिंदी जो भी पूछी जाती है, तो उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो यहाँ पास आपको एक टॉपिक मिलेगा मुहावरा, पहेली,
गद्यांश, पद्यांश, प्रशासनिक शब्द। और अगर कोई भी टॉपिक मुझसे यहां से छूट जा रहा है और आपको लगता है कि मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं की, तो कमेंट बॉक्स पर उसे जरूर बतलाएं। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और ये अगर जितने विद्यार्थी हैं कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा, क्योंकि सुनने मात्र से कुछ भी नहीं हुआ है। सुनते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, और ये हमारी समय सारणी, या हम इसको बोल सकते हैं हमारा ये पाठ्यक्रम, जिस आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सब उसी के अंतर्गत है। सबसे पहले मैं वर्णमाला से स्टार्ट करूंगा, फिर संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इन्हीं टॉपिकों में से मैं कंटिन्यू। तो आप अपना एक 5 रुपए या 10 रुपए का रफ नोट ले लीजिएगा और उसमें सभी चीज को फेयर करते चलिएगा। सुनना अच्छा होता है, लेकिन लिखा हुआ ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज आप सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे, और वो आपके पास रहेगा तो हमेशा के लिए रह जाएगा। जैसे अगर बात करूं ये प्रशासनिक शब्द क्या होता है, तो प्रशासनिक शब्द ऐसा होता है कि जैसे अगर हम बात करें, आप राशन की दुकान में हमेशा जाते हैं, तो राशन शब्द जो होता है प्रशासनिक शब्दों के अंतर्गत नहीं आता है। उसे हम अगर हिंदी प्रशासनिक शब्द की बात करते हैं, उसे हम रसद कहते हैं। या दूसरी बात की जाए कि अगर जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल पर क्लिक करेंगे, तो उसमें हमारी द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो जब नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी, तो उस नोटिफिकेशन को पारिभाषिक शब्द में क्या कहते हैं, तो पारिभाषिक शब्द होता है उसका अधिसूचना, जो कि आपके MPSI के 2016 और 18 के एग्जामों में 2 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पास जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो हम हर वीडियो में एक एक जो हमने बनाया है, ये क्रॉनिकल या जो हमारा क्रम है, उसके आधार पर हम अपना वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते चलेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब साहित्य की। ये तो हमारा था व्याकरण का पार्ट, कि ये हुआ हमारा व्याकरण। अब जो लोग अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सीटेट एग्जाम चल रहा है, सीटेट क्षमा चाहता, MP टेट जिसे हम बोल रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक आता है साहित्य का भी रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन हालांकि ना के बराबर है। और अगर वर्ग 1 की बात की जाए तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो हम साहित्य को भी पढ़ेंगे यहाँ से, कि साहित्य में कौन कौन से साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, कवि हैं, या उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य को हम जब समझेंगे तो शुरुआत से समझेंगे वीर गाथा काल को लेकर, और वहां से खत्म करेंगे नई कविता तक। तो टॉपिक एक एक पढ़ते चलेंगे, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। इसके बाद बात करते हैं कि अगर MP टेट का एग्जाम हम दे रहे हैं, तो MP टेट में एक टर्म होता है हिंदी का पैडागॉगी या हिंदी शिक्षा शास्त्र। ये अलग टॉपिक है, हम इस पर अलग से वीडियो बनाते रहेंगे और आपके पास पहुंचाते रहेंगे, जिसमें आपका जो लक्ष्य है रवि सर के माध्यम से वो और नजदीक पहुंचता जाए। तो ये था हमारा सब्जेक्ट। अब एक एक करके हम थोड़ा सा करें, इंट्रोडक्शन की बात करें कि वर्णमाला में क्या क्या चीजें होती है। तो वर्णमाला मैंने बताया कि प्रश्न ऐसे पूछते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बतलाएंगे कि उस वीडियो के अंतर्गत और कौन कौन से प्रश्न आपका आयोग पूछेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ संधि की, तो संधि में आपने लगभग संधि के हर टॉपिक को पढ़ा होगा। और किसी भी विद्यार्थी से मैं अगर पूछता हूं कि बतलाइए कि कौन सी संधि किसमें है, तो आप तो लगभग आराम से कर लेंगे। जैसे 1-2 प्रश्न की बात करते हो, जैसे अगर मैं लिखता हूं विद्यार्थी, फिर लिखता हूं मैं विभावना, फिर लिखता हूं रमेश, और एक लास्ट उदाहरण मैं लिखता हूं पंकज। अब अगर विद्यार्थियों से कहा जाए कि इस उदाहरणों को तोड़ा जाए और ये बतलाया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो लगभग सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन अगर इसको तोड़ने की बात की जाए तो हर विद्यार्थी से तोड़ सकता है विद्या प्लस अर्थी, इसे तोड़ेगा वी प्लस भावना या विभा प्लस वना तोड़ेगा, या तो इसको राम प्लस ईस या रमा प्लस ईस तोड़ सकता है, और इसको पंक प्लस जा तोड़ेगा। मुश्किल यहां नहीं आती है, मुश्किल ये आती है कि प्रश्न में अगर कभी ये पूछ लेता है इनमें से किस में संधि है, तो संधि सभी शब्दों में नहीं हो सकती। जिस प्रकार अगर मेरे विद्यार्थियों ने तोड़ा होगा विद्या प्लस अर्थी, विभा प्लस वना, या वी प्लस भावना, या रमा प्लस ईस, या पंकज पंक प्लस जा तोड़ा होगा। तो संधि इन दोनों शब्दों में है, इन दोनों में संयोग है। तो मैं आपको यही बतलाऊंगा कि संयोग क्या होता है और संधि क्या होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं समास के पार्ट को। अब समास के पार्ट को अगर हम बात करते हैं तो समास
लगभग सभी के लिए नॉर्मल सा होता है, लेकिन अगर दो चार उदाहरणों की बात कर दी जाए तो उसमें लोग फंसते दिखाई देंगे। अगर बात की जाए इस 25 में कौन सी समास अप्लाई हो रही है, तो हो सकता है सभी के मन में ये आएगा कि ये द्विगु है, क्योंकि हम बचपन से लेके 55 तक यही पढ़ते आए हैं कि कभी भी संख्या चीज देखते हैं तो वो क्या होगी, आपका द्विगु होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या होगा तो आपका कहलाएगा। या तो अगर मैं आपसे पूछता हूं एक उदाहरण कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बतलाइए कि हैदराबाद के अंतर्गत कौन सा समास है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा कि ऐसा उदाहरण तो हमने शायद ही कहीं देखा होगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कहें कि इसमें कौन सा समास है। तो हम आपको बतलाएंगे कि समास कितने प्रकार का होता है, समास के प्रश्न कैसे आएंगे, क्योंकि सबको पता है समास होता है 6 प्रकार का, लेकिन अगर रवि सर के माध्यम से अगर आपको 4 पता चलते हैं तो 4 कब होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रस की बात करते हैं। तो रस में अगर प्रश्नों की बात की जाए तो अगर जनरली की बात की जाती है कि रस की संख्या कितनी होती है, तो सभी को अधिकतम रसों की संख्या 11 पता है, और ये भी पता है कि 8 भी होती है, 9 भी होती है और 11 भी होती है। लेकिन रवि सर के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि रस की संख्या 12 होती है, जो कि किन के माध्यम से होगी और कौन कौन आचार्य थे जिन्होंने रस के बारे में बतलाया है कि कौन कौन सी रस किसके अनुसार होगी। फिर बात करते हैं रस के बाद छंद। मैंने जहां तक अपने क्लास के बारे में बतलाया है तो क्लास में एक छंद का टॉपिक ऐसा होता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक हवा सब्जेक्ट बना हुआ है, हवा टॉपिक है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि छंद क्या क्लियर हमें आता है। हाँ, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन छंद थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आपको रवि सर के माध्यम से किसी भी प्रकार से छंद में दिक्कत नहीं आएगी कि छंद में मात्रिक क्या होता है, वर्णिक क्या होता है, काउंट कैसे करने होते हैं, मात्राओं में कैसे आपको गणों का प्रारूप रखना पड़ेगा वर्णिक छंद पे, मात्रिक में कैसे मात्राओं को काउंट करना है, लगभग रवि सर के माध्यम से आपको बतला दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं अलंकार। अलंकार की बात की जाए, समस्त पुस्तकों में आपके पास उल्लेखित है कि अलंकार 2 प्रकार का है, लेकिन रवि सर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अलंकार 4 प्रकार का है, जिसमें मैं अभी मौखिक रूप से आपको बता सकता हूं कि अलंकार 4 प्रकार से होते हैं, जिसमें आपका शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। किसी भी पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो एक अलंकार आपको दिखेगा मानवीकरण, और मानवीकरण जो अलंकार है वो ये मेंशन नहीं करेगा कि किस अलंकार के भेद के अंतर्गत है, तो रवि सर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस अलंकार में ये फिट बैठेगा। फिर बात करते हैं काव्य। काव्य जो है वो कवियों की एक गाथा है, जिसमें आपको पता है कि क्या क्या चीजें आती हैं। काव्य में आपने 2 चीज पढ़ी होगी, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। लेकिन हम इस वीडियो को सेपरेट, जितने भी वीडियो बनेंगे सभी को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें 2 प्रकार के या 3 प्रकार के काव्य होते हैं। एक आपका गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य, ये सब आपने लगभग सुने होंगे, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में हमने जैसे आपको बता ही दिया था पहले कि शब्द भंडार में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, फिर इसके बाद आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि, योग, यौगिक, योगऋण, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, इसमें क्या क्या अंतर होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर बात करते हैं मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, इसके साथ एक पैरेलल चीज चलती है लोकोक्ति, कि लोकोक्ति क्या होता है। तो दोनों के बारे में अंतर देखेंगे। आपको मैं ये भी बतला दूं कि रवि सर के माध्यम से आपको ट्रिक तो सीखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर आपको डीप नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आज का एग्जाम जो है ट्रिक बेस्ड नहीं है, डिटेल बेस्ड है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना भी आपको यहाँ पास प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो लगभग पूरा डिटेल पे हो, तो आपको यही बताया जाएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि अगर आपने नहीं लिखा हो तो इसको आप लिख लें, मैं साइड हो चुका हूं। और अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं जिसमें लिखा है पहेली, तो पहेलियों में ये प्रश्न केवल 2-3 एग्जाम हैं जिनमें पूछा जाता है। जो सबसे पहला एग्जाम है वो मध्य प्रदेश उप निरीक्षक एग्जाम, जिसमें 1-2 नंबर से हमेशा इस पहेली टॉपिक से पूछता है। तो पहेलियों को याद करने का तरीका अपना अलग होता है, लोगों का अलग होता है, मुहावरे लोकोक्तियों करने का तरीका सबका अलग होता है, तो हम ये बतलाएंगे कैसे आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट आते हैं जो मैंने लिखा था यहाँ पास, गद्यांश,
और पद्यांश लिखा था। कुछ विद्यार्थियों को अभी तक यही समझ में नहीं आ पाता है कि गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है। पढ़ते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अब बात करते हैं ये है क्या, गद्यांश या पद्यांश। तो गद्यांश का मतलब होता है, अगर एक ट्रिक की बात की जाए तो गद्यांश में एक टॉपिक आप या एक शब्द जोड़ दो, गप। तो गद्यांश मतलब गप होता है। तो गप किस में होती है, तो गप की जाती है कहानियों में। और जब एक गद्यांश का मतलब हो गया गप मतलब कहानी, तो दूसरे मतलब आपको पता है कि उसका मतलब क्या होगा, कविता ही होगी। तो ये टॉपिक हो गया हमारा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बताया था कि जो अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, उसका आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा और आपसे उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं हम साहित्य की। तो साहित्य के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी साहित्यकार हैं या साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे केवल एक ही प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि साहित्य होता क्या है या साहित्य की परिभाषा क्या है। जनरली अगर किसी के मन में ये प्रश्न पूछने के बाद ये जवाब आ रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्या वास्तव में ये दर्पण है कि साहित्यकार ऐसा कारीगर है जो आपको दिखाता है कि साहित्य या समाज कैसा है। जैसे कि मैं नॉर्मल उदाहरण से बात करता हूं कि एक साहित्य ये बतलाता है कि बनारस जो हमारा है वो कैसा होगा, ये बता रहा है साहित्य। लेकिन साहित्यकार ने ऐसी रचना की है कि आपके माइंड में बनारस सुनते ही या कलकत्ता सुनते ही केवल घाट नजर आ रहा होगा बनारस देखते हुए, और कोलकाता देखते के साथ आपको नजर आ रहा होगा हावड़ा ब्रिज या काली माता का सीन दिख रहा होगा, बस इतना आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां के लोग क्या वैसे ही होंगे, हमेशा घाट पे बैठे रहते होंगे, क्या वो हमेशा हावड़ा ब्रिज पर ही होंगे? ऐसा तो नहीं है। लेकिन साहित्यकार ने या साहित्य ने क्या बताया है कि वहां का इस प्रकार का माहौल है। तो साहित्य में थोड़ा सा और मैं बतलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा और डिफरेंस देता हूँ कि चाहे वो हिंदी का साहित्यकार हो, चाहे इंग्लिश का साहित्यकार हो या किसी भी भाषा का साहित्यकार हो, वह क्या करते हैं, कंटेंट लगभग सबके सेम होते हैं, लेकिन सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं साहित्य में, तो मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास है, जिस हम चाहे तो गोदान की बात कर लें या गबन की बात कर लें। लगभग चलो हम गोदान की बात करते हैं। तो गोदान में आपने सुना होगा एक गरीब किसान, पहले स्टार्टिंग जो होती है एक गरीब किसान से। तो जो इंग्लिश लिटरेचर का जो साहित्यकार होगा, क्या वो ये लिखेगा कि एक अमीर किसान था? वो भी तो एक गरीब किसान ही लिखेगा। तो साहित्य में पहली चीज तो ये क्लियर होगी, एक गरीब किसान, तो किसान वहां भी गरीब था और किसान यहां भी गरीब है। आगे की बात की जाए उसके नाम को, तो हम नाम को अगर मेंशन कर देते हैं, अगर प्रेमचंद की गोदान में लिखा था एक हरि नामक किसान था, तो अगर जॉन मिल्टन या वर्ड्सवर्थ भी अपनी साहित्य में लिखते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा हैरी तक पहुंचेंगे। यहाँ हरि था, वहां हैरी हो गया। तो जितने भी उपन्यासकार हैं सबका थॉट वही होता है। तो हम साहित्य में लगभग सभी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। तो ये टॉपिक जो हमारा व्याकरण का और साहित्य का लगभग मैंने छोटा सा पार्ट लिया है, क्योंकि साहित्य अपने आप में ही एक बड़ा है। बाकी जो ये टॉपिक हैं वो हम लगभग हर वीडियो पे कवर करते चलेंगे, और आप सभी का थोड़ा सा सहयोग जरूर चाहेंगे कि आप सभी को लगभग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें। मैंने आपको दोनों टॉपिक को बताया कि व्याकरण अलग है, साहित्य अलग है। उसी प्रकार चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, चाहे एमपी टेट की बात की जाए, उसका एक टॉपिक होता है हिंदी का। हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात की जाए तो उस हिंदी शिक्षा शास्त्र के बारे में भी मैं बात करूंगा, अपने अलग से सेपरेट वीडियो उसका अलग होगा। बाल विकास, पेडागॉगी, इनका अलग सब्जेक्ट होगा, और जो ये चल रहा है सबका अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मिक्स होगा, एक टाइम पे आपको एक ही वीडियो मिलेगी। कोशिश करिएगा कि इस वीडियो के बाद आप पूरी तरीके से, या जब तक ये सिलेबस चलता रहेगा और सिलेबस अंत होने तक, आप अपने आप को ये जरूर कह सकते हैं रवि सर के माध्यम से आपको हिंदी जरूर अच्छे से सीखने को मिल चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं पहली बार आपसे बोलूँगा, और ये लास्ट बार रहेगा, कि इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।